बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अहम टॉपिक है और इसके रिलेटेड लाजमी बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो चाहे वो जेके बोर्ड हो। तो इस टॉपिक को गौर से आपने सुनना और समझना है। गौर से सुनेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी और फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाउ कैन यू डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि हर किस्म का जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम शेल्स कहते हैं, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट है, जो शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर हम शो करते हैं। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे होती है, ये हम बोहर एटॉमिक मॉडल में पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस ड्रा करते हैं सेंटर में और उसके गिर्द सर्कुलर पाथ शो करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन शो करते हैं मुख्तलिफ शेल्स के अंदर KLMN। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। तो डेफिनेशन आपके सामने है। Arrangement of electrons in shells or subshells of an atom is called electronic configuration। तो अब इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि शेल और सब शेल क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड आ सकता है वो है डिफाइन शेल एंड सब शेल या डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो यहाँ जो है ये हम सबसे पहले इनको डिफाइन करेंगे। डिफ्रेंशिएट के वजह से जो क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें शेल क्या होता है। शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल ने ये कहा था कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, और हर ऑर्बिट जो होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ये बोहर नहीं कहा था, इसलिए हर शेल को या हर ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और हर शेल को डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर यूज़ किया जाता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसकी सिंबल्स क्या होती है, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। और इसकी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि शेल कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो याद रखें फर्स्ट शेल होता है, और फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, K शेल कहते हैं। यानी K से हम स्टार्ट करेंगे शेल की सिंबल्स, और फिर ये आगे चलती जाएंगी K L M N O P Q R S एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू हमें शेल नंबर इंडिकेट करेगी। N1 है तो फर्स्ट शेल है, उसको हम K शेल कहते हैं। और जब N2 होता है तो सेकंड शेल को ये इंडिकेट करती है वैल्यू, और सेकंड शेल का नाम क्या है, L शेल। जब N3 होता है तो थर्ड शेल होता है, और थर्ड शेल को हम क्या कहते हैं, M शेल कहते हैं। जब N4 होता है तो ये फोर्थ इंडिकेट को शेल करता है, फोर्थ शेल को इंडिकेट करता है। और फोर्थ शेल की सिंबल क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, N शेल कहते हैं, N शेल। उसके बाद हम देखते हैं कि सब शेल्स क्या होते हैं। सब शेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखें कि हर शेल के अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम सब शेल या सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अ शेल इज सब डिवाइडेड इनटू फर्दर एनर्जी लेवल्स विच आर कॉल्ड सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल्स। तो टोटल जो सब शेल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कितनी टाइप्स हैं सब शेल्स की, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सब शेल्स की, जिनके नाम्स और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जिस तरह हर शेल की एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, इसी तरह हर सब शेल की एक कैपेसिटी है कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखें जी सब शेल्स कितने, 4, S P D और F स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। S जो सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सब शेल के ऊपर लिखे जाते हैं S2। पीछे ये जो N लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ शेल को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो S सब शेल है ये फर्स्ट शेल का है, सेकंड का है, थर्ड का। अगर फर्स्ट शेल का होगा तो हम इधर 1 लिखेंगे, अगर N2 होगा तो इधर हम 2 लिखेंगे, अगर N3 होगा थर्ड शेल होगा तो हम 3 लिखेंगे। इसी तरह P सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखेंगे, NP6। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ND10। F में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, NF14। यानी ये मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे कम आ सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हर शेल में नहीं आ सकते।
अब किसी गिवन शेल के अंदर सब शेल्स कितने होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखें कि किसी भी गिवन शेल के अंदर सब शेल्स कितने, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल, यानी जो शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। इट मीन्स अगर हमारे पास N1 है तो इट मीन्स फर्स्ट शेल है, N1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सब शेल्स भी कितने हैं, एक सब शेल पाया जाता है और वो क्या होगा, S। और इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, 1S लिखेंगे। 1S क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट शेल का सब शेल है। पीछे जो नंबर होता है ये बेसिकली उस शेल नंबर को इंडिकेट कर रहा होता है जिसका ये सब शेल होता है। इसी तरह जब N2 होगा तो सेकंड शेल होगा और उसको हम L शेल कहते हैं। और नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, जो शेल का नंबर है, शेल का नंबर 2 है तो सब शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे। नाम क्या होंगे इनके, 2S और 2P। S और P सब शेल हैं, 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकंड शेल के सब शेल है। नंबर जो सब शेल के पीछे लिखा जाता है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स द शेल नंबर टू विच दैट सब शेल बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल 2S 2P, 2 क्या बता रहा है हमें, 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सब शेल्स S और P हैं ये सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं। इसी तरह अगर N3 होगा तो इसका मतलब क्या है, तीसरा शेल है, और तीसरे शेल को हम क्या कहते हैं, M शेल कहते हैं। जब इस शेल का नंबर 3 है तो सब शेल्स भी कितने होंगे, 3 होंगे, और उनके नाम क्या होंगे, 3S 3P एंड 3D। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन और शेल और सब शेल की डेफिनेशन के बाद एप्लीकेशन है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फिनोमेना है इसको कैसे अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन के हवाले से क्या क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी आपको एलिमेंट्स की सिंबल दी जाएंगी, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए जाएंगे मोस्टली, और उनको दे के आपने इलेक्ट्रॉनों को उस एटम के अंदर अरेंज करना है सब शेल्स के अंदर। यहाँ मैंने जो एटम लिखे हैं वो सल्फ़र है जिसका एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर 24, ऑक्सीजन 8 16। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, और जो स्मॉलर नंबर होता है जो बॉटम पे नीचे लेफ्ट बॉटम पे लिखा जाता है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। ये सारे एटॉमिक नंबर हैं, और याद रखें एटॉमिक नंबर किसको इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमने बेसिकली अरेंज करना है सब शेल्स के अंदर। तो यहाँ एक ट्रिक है छोटा सा याद रखने के लिए कि पहले S आएगा, P आएगा, D आएगा, F आएगा, इनकी तरतीब क्या होगी सब शेल्स की, हम इनको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लेंगे जिसकी वजह मदद से आप आसानी से सारे सब शेल्स को अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। तो ट्रिक क्या है जी, एक सीक्वेंस है वर्ड्स का, तो सुने, स्कूल स्कूल 2 दफ़ा आएगा, और स्कूल का हम क्या लेंगे, SS, यानी पहले जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कौन से सब शेल आएंगे, SS आएंगे। उसके बाद पब्लिक स्कूल, और पब्लिक स्कूल ये भी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो पब्लिक स्कूल का हम क्या लेटर लेंगे, P और S, ये भी 2 दफ़ा। फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आएगा, DPS, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आएगा, DPS, फिर आएगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, FDPS, फिर आएगा फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, FDPS, और इसके बाद यही सीक्वेंस रिपीट होगा, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, और उसके बाद कोई भी एटम अगर आपके सामने आ जाता है और जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, बेशक उसके अंदर 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 70 हैं, 20 हैं, 35 हैं, आप आसानी के साथ उनको अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले हम सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 16 है, इट मीन इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, स्कूल स्कूल, और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और वो हम ऊपर लिखेंगे S2 S2, साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाएंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। स्कूल स्कूल के बाद सीक्वेंस हमारा क्या है, पब्लिक स्कूल, तो हम लिखेंगे P और S, और P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है 6 आ सकते हैं, 6 और 2 8, और 2 कितने हो गए, 10, हमारे पास 16 हैं, अभी इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो 2 S में आ जाएंगे। अब कितने हो गए, 6 और 2 8, और 2 10, और 2 12। अब मेरे पास पीछे इलेक्ट्रॉन आ गए 4, और सीक्वेंस ज़रा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक। S हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि P में हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक 12 हो गए, टोटल हमारे पास 16 है, तो P में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पीछे अब हमने नंबर लिखने हैं, तो वेरी सिंपल कि जो फर्स्ट S होगा उसके पीछे क्या लिखना है, अपने 1 लिखना है, क्योंकि S जो है ये फर्स्ट शेल से ही स्टार्ट हो जाता है, 1S होगा। जो S आगे नेक्स्ट आता जाएगा ये नंबर आप चेंज करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर लिखते जाएंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और इसी तरह अगर आगे और S आता है तो 4S हो जाएगा, 4S के बाद और S आएगा तो 5S हो जाएगा। अब P जहाँ आएगा तो फर्स्ट P के पीछे आपने नंबर क्या लिखना है, वो हमने 2 लिखना है। क्यों 2 लिखना है, इसलिए कि फर्स्ट शेल के अंदर P होता नहीं है, P हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, इसलिए फर्स्ट P के पीछे नंबर क्या आएगा, नोटेशन भी इसको कहते हैं 2।
इस पी के बाद अगर और पी आएगा तो 3 आएगा, और पी अगर आएगा तो 4 पी लिख देंगे, 4 पी के बाद अगर पी आएगा तो 5 पी, और इस तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इस तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 17 एटॉमिक नंबर है, स्कूल स्कूल पब्लिक, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एस में पी में 6, एस में 2, पी में 5। अब देखें इलेक्ट्रॉन गिन लें, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। नंबर लिखना है 1s 2s 3s। फर्स्ट पी 2 से स्टार्ट होगा और इस पी के साथ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3p। और मैग्नीशियम की आप खुद प्रैक्टिस करें, और ऑक्सीजन का भी देख लें। मैंने योरसेल्फ लिखा था लेकिन मैंने इसको लिख दिया है, 1s2 2s2 और 2p4। इसको ये इस तरह पढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो ये है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1s में पहले जाएंगे, 2s में 2p में, या 3p में पहले जाएंगे फिर 2s में जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले किस सब शेल के अंदर फिल होते हैं। इसके लिए एक रूल है, प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑफ बो प्रिंसिपल, या आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ बो प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उस सब शेल में फिल होते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दैट सब शेल विच हैज़ लोएस्ट एनर्जी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द लोएस्ट एनर्जी सब शेल फर्स्ट। अब शेल और सब शेल कौन सा है जिसकी एनर्जी सबसे कम होता है, तो याद रखें जो शेल या सब शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, मीन फर्स्ट शेल होता है, और उसका जो सब शेल है ज़ाहिर है वो भी न्यूक्लियस के करीब है, तो उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। जो शेल का नंबर बढ़ता जाता है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो उनकी डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से बढ़ता है और उसकी वजह से उनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जाती है। तो रिलेटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एनर्जी का, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जी। सब शेल्स का रिलेटिव इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिखें तो ये इनका एनर्जी ऑर्डर है। 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2p की, और 2p से ज़्यादा किसकी है, 3s की, और 3s से ज़्यादा किसकी है, 3p की, और 3p से ज़्यादा 4s, और इसी तरह ये आगे सीक्वेंस चलता जाता है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सब शेल्स। सीक्वेंस वही है, देख लें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा हो गया, उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और इसी तरह ये आपने चलाते जाना है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं जो और आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखें जी, सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। इससे पहले क्या था, डिफाइन करें शेल और सब शेल को आप कैसे कर सकते हैं। तो याद रखें डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम इनके दरमियान कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपने 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। तो देखें सबसे पहले शेल की डेफिनेशन लिख देंगे हम, और सब शेल की सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको शेल कहते हैं। और हर शेल को फर्दर एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हर शेल जो होता है, ईच शेल इज स्पेसिफाइड बाय एन वैल्यू। हर शेल को हम एन से स्पेसिफाई करते हैं, एन से ही हमें पता चलता है कि शेल नंबर कौन सा है। जैसे हमने कहा N1 है तो K शेल है, 2 है तो L शेल है, 3 है तो M शेल है, N है तो N4 है तो N शेल है, N5 है तो O शेल है, एंड सो ऑन। और इसी तरह हर सब शेल जो है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, L वैल्यू से। L क्या है, ये भी एक क्वांटम नंबर है, ये स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L को कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये हमें बताता है, इसकी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि सब शेल कौन सा है। और इसकी वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, जो n की वैल्यू होती है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसकी वैल्यूज़ हमें इंडिकेट करेंगी कि सब शेल कौन सा है। अब ये सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे कि इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इससे हमें सब शेल्स का पता चलता है। तो क्या याद रखना है, हमने ये याद रखना है कि जब L 0 होगा तो सब शेल कौन सा होगा, S। जब L की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल कौन सा होगा, P। जब L की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल D होगा, और जब L की वैल्यू 3 होगी तो सब शेल F होगा। तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक गिवन शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, वो 32 है। इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एक सब शेल के अंदर आ सकते हैं वो कितने, 14 है, जो कि F सब शेल में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में नहीं आ सकते। और चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ईच शेल इज़ कंपोज्ड ऑफ सब शेल्स। हर शेल जो है उसके अंदर क्या होते हैं, फर्दर एनर्जी लेवल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, सब शेल्स। इसी तरह हर सब शेल के अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी हर सब शेल आगे फर्दर ऑर्बिटल्स का बना होता है, और ऑर्बिटल्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं टॉपिक आएगा, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, जो विद इन मिनट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आप इंशाल्लाह खुद करेंगे अगर पिछला लेक्चर आपने यहाँ तक जो सुना है अगर गौर से सुना है। तो क्वेश्चन करिए, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, कि एन शेल में बताएं कितने सब शेल्स होते हैं। तो हमें पता है कि एन कौन सा शेल होता है, फोर्थ शेल होता है, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और हमने कहा था जो नंबर ऑफ शेल होता है उतने ही उसमें सब शेल होते हैं। अगर ये फोर्थ शेल है तो इसमें सब शेल्स कितने होंगे, 4 होंगे, और उन क्या क्या कहेंगे हम, SPDF। और अगर इनके पीछे नंबर लिखना चाहें तो चूंकि फोर्थ शेल है तो हम क्या लिखेंगे, 4S 4P 4D और 4F। अगला क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आ सकता है, गिव द नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ एम शेल, यानी एम शेल जो है इसके लिए हम क्या, नोटेशन का मतलब ये है कि हम एम शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनके पीछे नंबर क्या लिखते हैं। तो डेफिनेटली सब शेल्स के पीछे वही नंबर होता है जिस शेल से वो सब शेल बिलोंग करते हैं। अब एम शेल कौन सा है, थर्ड शेल होता है। जब ये थर्ड शेल है तो इसके अंदर सब शेल्स कितने हैं, 3 सब शेल हैं, और हर सब शेल के पीछे नंबर हम क्या लिखेंगे, नोटेशन 3 लिखेंगे। देख लें 3S 3P एंड 3T, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे और इसके मुताबिक आप इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड आ सकता है, राइट इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर फॉर सब शेल्स ऑफ एम। ये किसी भी शेल का आ सकता है, एन शेल का आ सकता है, एल शेल का आ सकता है, कि आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर लिखें, मीन सबसे कम एनर्जी किसकी है और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो हमारे पास एम शेल में 3 सब शेल हैं, SPD, तो डेफिनेटली एस की एनर्जी कम होती है, पी की उससे ज़्यादा होती है और डी की इससे भी ज़्यादा होती है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3S हैज़ लेस एनर्जी देन 3P एंड 3P विल हैव लेस एनर्जी देन 3D। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन SPD एंड F सब शेल्स। कि ये सवाल आ सकता है कि बताएं इन सब शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो सिंपल है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है, और दोबारा सीक्वेंस है वही जो आपको बताया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इस सीक्वेंस को आपने बार बार रिपीट करना है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अब हमने एटम्स लिए हैं जिनके एटॉमिक नंबर हाई हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो देख लें जी, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आप अकोमोडेट कर देंगे, और नंबर फर्स्ट जो है उसके साथ 1 आएगा, फर्स्ट पी के साथ 2 आएगा, और उसके बाद नंबर आप नेक्स्ट करते जाएंगे। इसी तरह आयरन है तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसका भी सीक्वेंस वही है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इससे आगे नहीं गए हम, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देख लें 6 और 2 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18 और 2 20 और 6 26, 26 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। और डी जो सब शेल होगा, यहाँ जो पॉइंट नोटेबल है कि फर्स्ट डी जो आएगा आपका सीक्वेंस के अंदर उसमें नंबर क्या लिखेंगे, 3। क्यों, इसलिए कि सेकंड शेल में डी शेल नहीं होता, फर्स्ट डी सब शेल जो होता है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, इसलिए जब हमारे पास पहला डी आएगा तो उसके पीछे नंबर क्या लिखेंगे, 3। इसका मतलब ये है कि ये डी जो है ये थर्ड सब शेल का है, और इससे आगे अगर डी आएंगे तो उनके नंबर उसी तरह हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, 4D 5D एंड 6D एंड सो ऑन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आपने गौर से समझना है। कॉपर है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 63 है, वही सीक्वेंस है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और डिस्ट्रिक्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, गिनेंगे आप 29 बनेंगे। लेकिन ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है, याद रखें कि जितने भी सब शेल्स हैं वो उस वक्त स्टेबल होते हैं जब वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, उसके बाद वो उस वक्त स्टेबल होते हैं जब वो हाफ फिल होते हैं। यानी अगर हम सब शेल्स की स्टेबिलिटी को देखें तो हर सब शेल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जब वो कम्प्लीटली फिल होता है, उसके बाद वो स्टेबल होता है जब वो हाफ फिल होता है, उसके बाद वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ हमारे पास देखें इलेक्ट्रॉन जो आखिरी 2 सब शेल्स के अंदर हैं वो 2 और 9 है, 2 और 9। अब ये सब शेल कम्प्लीटली फिल है लेकिन ये ना तो हाफ फिल है और ना कम्प्लीटली फिल है, तो ये अनस्टेबल है। अब हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और D में 10 ही आ सकते हैं, ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, और S जो है 2 मुकम्मल तौर पर फिल है, और अगर 1 होगा तो ये हाफ फिल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इधर अगर जंप करता है तो ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो ऐसी ही होती है कि S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाता है, और S में 1 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब ये दोनों स्टेबल हैं।
डी सब शेल भी स्टेबल है और 4s1 भी स्टेबल है। और ये नेचुरल रूल है कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। और स्टेबल का मतलब क्या है जी? कंफर्टेबल फॉर्म। इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन क्यों डी में गया। तो इस तरह का अगर कोई केस आपके पास आ जाता है कि जिसमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर आप इंटर कर रहे हैं, अगर कहीं पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाफ फिल और कंप्लीट फिल, तो आपने उसको फॉलो करना है। ये हमारे पास एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आयन की भी आप लिख सकते हैं। आयन की कैसे लिखेंगे? फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है जी कॉपर +1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। किसकी? कॉपर +1 की। तो इसमें से +1 का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। एटम के पास थे 29, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 28 रह गए। अब हमने क्या करना है? यहाँ 9 नहीं शो करने, यहाँ क्या करने हैं? 8 शो करने हैं, फिर 28 हो जाएंगे। तो इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। इसी तरह किसी भी एटम की, चाहे वो पॉजिटिव आयन है चाहे वो नेगेटिव आयन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी तरह आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उतने निकाल देंगे, नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। -1 है तो इट मीन जो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उससे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे। मसलन आपके पास क्लोराइड आ जाता है तो क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नेगेटिव है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अब आप इसके मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि सब शेल्स जो हैं वो कब स्टेबल होते हैं और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फिर आप कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करेंगे। तो ये है जी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने सुनना है गौर से, प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।